जय हिंद एवरीवन। जुलाई 2026 में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई है जो हमारे पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी की रिसेंट जकार्ता विजिट के दौरान वो प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो से मिले और दोनों देशों के बीच कुछ बड़े डिफेंस और इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए हैं। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस डील के अहम पॉइंट्स क्या हैं, इसके पीछे की रीजन क्या है और इसका असर दूसरे देशों पर कैसे पड़ेगा। चलिए सबसे पहले समझिए कि चाइना अपनी 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते मंगवाता है। इसको बीजिंग का मलक्का डायलेमा भी कहते हैं। अब तक इंडिया इसके वेस्टर्न गेट पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जरिए बैठा हुआ था, लेकिन इस 2026 समिट के बाद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि सभांग पोर्ट का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इंडोनेशिया का सभांग पोर्ट इंडिया के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सिर्फ 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। जब ये दोनों पोर्ट्स मिलकर डिप्लॉय होंगे तो इंडिया के पास मलक्का स्ट्रेट के दोनों तरफ अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होगी। चाइनीज नेवी के लिए फ्यूचर में ये एक डायरेक्ट एंट्री ब्लॉक है और सभांग में कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ इंडियन नेवी के लिए फॉरवर्ड लॉजिस्टिक पॉइंट और सर्विलेंस एसेट को होस्ट करने की कैपेसिटी भी होगी। अब आते हैं हेवी मिलिट्री हार्डवेयर पर। EIB के मुताबिक इंडिया और इंडोनेशिया के बीच $600 मिलियन से ज्यादा की दो बड़ी डिफेंस डील्स कंक्लूड की गई है। पहली डील फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का तीसरा इंटरनेशनल कस्टमर बन गया है। इंडोनेशिया इसका यूज अपनी आर्किपेलाजिक सी लाइंस पर A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन बनाने के लिए करेगा, यानी बिना उसकी इजाजत के कोई भी बाहर की वॉरशिप आसपास नहीं आएगी। दूसरी डील जो हुई है वो है 150 नंबर्स ऑफ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स कॉपरेशन एग्रीमेंट। इंडोनेशिया पहला ऐसा देश बना है जो इंडिया की इंडिजीनियस ऑल वेदर BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 80 to 100 किलोमीटर बताई जाती है, इसको अपने 16 सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स में भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के कॉर्पोरेशन से इंटीग्रेट करेगा। अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया ग्लोबल एयरस्पेस स्टैंडर्ड को मैच करने में लगा हुआ। थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं तो पाएंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया के डिफेंस रिलेशन 1951 में ही शुरू हो गए थे। हम इनके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आर्मी की गरुड़ शक्ति, नेवी की समुद्र शक्ति और इंड कॉरपैट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। लेकिन इस बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। इंडोनेशिया ने अपनी एक इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिसर इंडिया के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी IFC-IOR गुरुग्राम में परमानेंटली डिप्लॉय करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन तक किसी भी सस्पिशियस सबमरीन या वॉरशिप के मूवमेंट का रियल टाइम रडार डेटा दोनों देशों के पास इंस्टेंटली शेयर किया जाएगा। बात अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर करें तो इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल रिजर्व है। इंडिया की सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की PT कराकाटू स्टील ने हाल ही में एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जहां स्टेनलेस स्टील और EV मोटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जो देशें क्रिटिकल मिनरल्स पर मोनोपोली बनाए बैठी हैं उनके लिए एक साइलेंट नोटिफिकेशन भी है। साथ ही इंडिया का UPI अब जल्द ही इंडोनेशिया के QRIS पेमेंट नेटवर्क से क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए लिंक होने जा रहा है। I'm hopeful that by the end of the year we will find integration between CRIS and UPI. जो हमारी डिजिटल डिप्लोमेसी को पूरे साउथ ईस्ट एशिया में स्टैंड आउट करवाएगा। इस विजिट की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब सामने आई जब प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो खुद PM मोदी को लेकर योगकर्ता के 1000 साल पुराने परमब्रह्मन टेम्पल कॉम्प्लेक्स गए। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। वहां दोनों देशों ने इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट पर साइन किया है। वीडियो अब एंड करते हैं। अगर आपको यह आसान और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।